नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कोएफिशिएंट के हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। तो दो इक्वेशंस आप देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अब हम पहले तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं कि क्या सॉल्यूशन आता है और कैसे आता है। तो जैसा कि जानते हैं हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा। तो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a1 है और दूसरे में a2 है। तो पहले इक्वेशन को सभी टर्म्स को मतलब LHS RHS दोनों साइड जो है a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड इक्वेशन में LHS RHS में a1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। और ध्यान से आप देखो, ये हो रहा है कोएफिशिएंट्स के टर्म में आ रहे हैं आंसर। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के टर्म में y की वैल्यू आ चुकी है और वो है c2 a1। y की वैल्यू है c2 a1 माइनस c1 a2 होल डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस b2 a1। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली x की वैल्यू भी आ जाएगी और वो वैल्यू होगी b2 c1 माइनस b1 c2 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस b2 a1। ये वैल्यू आ जाएगी x। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है। अब ये x कैसे निकला वो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसी इक्वेशन में हम y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके फिर एलिमिनेट करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें तो यही आंसर आता है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि इससे हम कैसे एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज करते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो वैल्यूज हमने निकाले हुए हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड x की वैल्यू हो जाएगी, यहीं से x की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, माइनस को कॉमन ले लेंगे और फिर ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और कैंसल आउट कर देंगे। तो आपको पता ही है कि जैसे x माइनस वाई अपॉन में y माइनस z अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसको आप चाहो तो y माइनस एक्स बाई जेड माइनस वाई भी लिख सकते हो, है ना। साइन चेंज हो जाएगा ऊपर भी नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। y को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं c1 a2 मतलब a2 c1 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसमें देखो एक छोटा सा काम और करते हैं। ये क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप ध्यान से देखो कि ये x है और वो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली यहाँ पर x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं और y के डिनोमिनेटर में नहीं लिखा हुआ है कुछ भी तो 1 लिख सकते हैं। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या किया मैंने, ये जो b1 c2 माइनस b2 c1 है वो x के डिनोमिनेटर में डाल दिया और फिर ऐसे ही ये a2 c1 माइनस c2 a1 जो है वो y के डिनोमिनेटर में डाल दिया। तो इस रिलेशन को x अपॉन 1 इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है कि नहीं। तो अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो y को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल है। ठीक है, और दोनों के दोनों किसके इक्वल है, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 एंड y अपॉन में a2 c1 माइनस c2 a1। तो अगर मैं इस इक्वेशन को थर्ड नाम दे दूं और इसको फोर्थ नाम दे दूं तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन a2 c1 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया हुआ है यही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, और अब इसको आपको मैं समझाता हूं कि ये जो रिजल्ट आया हुआ है इसको आपको लिखना कैसे है, या यूं कहें तो याद कैसे रखना है, इस चीज को कैसे प्रोसेस करके हमें ये रिजल्ट हमें लिखना है, तो किस तरीके से अगर हम इसको प्रोसीड कैसे करें ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये जो रिजल्ट है बच्चों, ये बेसिकली क्या है कि कोएफिशिएंट्स का एक पर्टिकुलर टाइप में पर्टिकुलर फैशन में अरेंजमेंट है। जैसे b1 c2 माइनस b2 c1 क्या किया गया है यहाँ पर आप अगर देख पाओ तो b1 c2 और b2 c1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है यहाँ पे।
अगर हम देखें यहाँ पर तो ये रहा हमारा B1 और ये C2 और B2 और C1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। देन इस केस में फिर उसके बाद A2 C1 C2 A1 है, तो C2 A1 और A2 C1 को कैसे करेंगे, ये देखो ये A2 C1 ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही हो रखा है बेसिकली इसका इसके साथ, ठीक है। तो ये याद कैसे रखा जाएगा ये हमें समझना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ कि किस तरीके से आपको याद करके इस रिजल्ट तक पहुंचना है। ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है, अगर आपको किसी को ये रिजल्ट पता चल जाए, यहाँ तक अगर कोई बच्चा पहुंच जाता है तो वो सॉल्यूशन इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकता है। कैसे? x की वैल्यू वो क्या लेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ, देखो अगर मान लो आपके पास ऐसा कोई रिजल्ट, अगर आपके पास कोई इस तरीके का कोई रिजल्ट आ जाए जैसे x अपॉन में 2 इज इक्वल टू y अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, तो आप यहां से सीधा सीधा कह नहीं सकते हो x की वैल्यू जो है वो 2/3 हो जाएगी एंड y की वैल्यू जो है वो 7/3 हो जाएगी। सो द थिंग इज कि ये 2 कैसे आएगा और 7 कैसे आएगा और यहाँ पर 3 जो है ये कैसे आएगा, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सीखेंगे कि ये कैसे आता है, और ये निकालने का एक शॉर्टकट है जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड इट, है ना। देखो ध्यान से, तो दो अगर इक्वेशंस दिए हुए हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 0, तो इसको हमें अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हमें ना कोएफिशिएंट्स को a1 b1 c1 a2 b2 c2 को हमें देखो एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, और ये काम आपको रफ में करना चाहिए, ठीक है। आप इसको रफ में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आप देखो कोएफिशिएंट्स को इस तरीके से अरेंज कर लो जैसे मैंने कर रखा है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज नोट करने लायक ये है कि ये जो b1 b2 से स्टार्ट किया गया है, y के कोएफिशिएंट से स्टार्ट किया गया है, y का कोएफिशिएंट b1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट b2 है, तो सबसे पहले y वाला कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, देन कांस्टेंट टर्म्स को लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म ये है, अच्छा कभी कभी कांस्टेंट टर्म राइट साइड में लिखा होता है RHS में, तो उसको पहले आप LHS में ले आओ, ठीक है। उसके बाद फिर a1 a2 आएगा, मतलब x का कोएफिशिएंट, एंड देन अगेन y का कोएफिशिएंट्स आएंगे इस तरीके से। इसके बाद जो तरीका होता है वो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद क्या करना होता है आपको कि x लिखेंगे एंड अपॉन में क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो मैं समझाता हूँ किस तरीके से लिखा जाएगा। तो x के अपॉन में पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, b1 को c2 से, ठीक है। किसको करेंगे मल्टीप्लाई, पहले b1 को c, फिर आएगा b2 को c1 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर क्या करना होगा b2 को c1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और वो माइनस कर देना है इस क्वांटिटी में से माइनस कर देना है किसको, b2 c1 को मल्टीप्लाई करके माइनस, पहले तो b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। डायगोनल जो है ये लीडिंग है। देखो ये कौन सा कलर है, दो कलर का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, ये भी फिजिक्स आ गई है इसमें तो b1 c2 में से क्या माइनस करना है, पहले b1 c2 में से b2 c1 माइनस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग। ये जो b1 c2 है ये पहले आएगा b1 c2, और उसके बाद b2 c1 उसमें से माइनस होगा, देन उसके बाद इक्वल लिखेंगे y अपॉन, तो y अपॉन में फिर से सेम लॉजिक, किसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा अभी देखते हैं। अब क्या करेंगे, c1 का a2 से मल्टीप्लिकेशन एंड देन c2 का a1 से मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करना होगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1, एंड देन फाइनली 1 आएगा, x था y था, अब 1 आएगा 1, ठीक है। और इक्वल टू ये a1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है, a1 को b2 से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस a2 को b1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास रिलेशन आ गया। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यही रिलेशन जो है स्टैब्लिश किया था x और y फाइंड करने के लिए। अब अगर किसी को ये पता चल जाए तो यहाँ से वो सीधा सीधा कर सकता है कि x की वैल्यू जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये जो इसको और इसको इक्वेट करेंगे। इनफैक्ट ऐसे लिख सकते हैं हम, इस तरीके से लिखा जा सकता है पहले वाले पार्ट को, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको हम इसके इक्वल पहले लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास। और ऐसे ही y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1 है, उसको हम अगर इसके इक्वल लिख देते हैं तो फिर दूसरा इक्वेशन आ जाएगा इस तरीके का। और यहाँ से फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप देख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे यहाँ से तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, एंड y की वैल्यू जो आएगी वो c1 a2 माइनस c2 a1 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। यही हमने फाइंड किया था
एलिमिनेशन मेथड से भी यही फाइंड किया था। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है यूज करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके एक्स और वाई की वैल्यूज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझना यहाँ जरूरी है कि हमें इस तरह का एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये और ये कैसे आएगा, ये आएगा कोएफिशिएंट्स को मैनिपुलेट करके और कोएफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बट कोएफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या है, ये है वो ट्रिक, ठीक है। आप देख पा रहे होगे ये है वो ट्रिक। तो आपको करना क्या है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस बात को, ये जो कोएफिशिएंट जो लिखे हुए हैं एक पर्टिकुलर तरीके से लिखा गया है, ये इसको आप रफ में लिख लेना पहले कोएफिशिएंट्स को, एंड देन डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख देना x अपॉन में b1 c2 है ना, b1 c2 माइनस b2 c1, देन c1 a2 माइनस c2 a1 है ना, y के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और फिर उसके बाद 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1 आ जाएगा इस तरीके से। और फिर पहले पार्ट को, इस पार्ट को इसके साथ इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इस पार्ट को इसके साथ इक्वेट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कुछ जितना से टफ लग रहा है उतना टफ है नहीं ये टॉपिक। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही आसान है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। अभी ये इसलिए टफ लग रहा है क्योंकि a1 b1 c1 ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे कह सकते हैं कि डिस्टर्ब कर रही है हमें, लेकिन जब वो नंबर्स आ जाएंगे तो b1 b2, ये जो a1 b2 माइनस a2 b1 है वो एक पर्टिकुलर एक छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, सॉल्व एग्जांपल से, जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ वी बाय 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज 46। ओके, इसमें मतलब यहां से ये हो गया कि कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू मल्लेश्वरम इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू यशवंतपुर इज y, और दोनों मिलाकर के जो ये 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 2 टिकट्स टू 3 टिकट्स टू यशवंतपुर जो है वो 46 दिया हुआ है, और फिर कह रहा है 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर द कॉस्ट इज 74। तो 2 इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, एक मिनट। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू मल्लेश्वरम इज इक्वल टू रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू यशवंतपुर इज इक्वल टू रुपीज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2 इक्वेशंस बन जाएगी, ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास, ये और ये इक्वेशन 1 और 2। देखो अच्छा 2x प्लस 3y 46 है, मैंने क्या किया है 46 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है, मतलब शिफ्ट कर दिया है, तो इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, जब जहां की सारे टर्म्स जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और राइट हैंड साइड में 0 होता है। तो इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, 2 इक्वेशंस आ गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि कोएफिशिएंट को एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करना होता है। जैसे कि इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट पहले ये रफ वर्क है हमारा, ये रफ वर्क है हमारा, चाहो तो आप जैसे करते हो कॉपी में राइट साइड में लिखते हो उस तरीके से कर सकते हो। y के कोएफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे, देन 3 और 5 आएगा, देख सकते हो आप। फिर क्या होगा, -46 -74 होगा, फिर क्या आएगा 2 और 3 आएगा, एंड देन फाइनली फिर से क्या आएगा 3 एंड 5 आएगा। और x के डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाता है बच्चों, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 74 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -74 को इनफैक्ट, तो -74 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आई थिंक 222, यस -222 क्योंकि माइनस का साइन है। एंड देन इसमें से हमें माइनस करना होता है बाकी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, 5 और -46 को मल्टीप्लाई करके। तो आपको पता है ना 5 एंड -46 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो ऑलरेडी माइनस में आएगा और हमें उसमें से माइनस करना है, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये आ जाएगा आपका 3 और 230 -230 आएगा, ये -230 आएगा 5 को 46 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो अगले स्टेप में कर लेंगे हम लोग। फिर y डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, -46 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -46 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से माइनस करना है -74 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। -74 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, एंड देन 1 आएगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, एंड माइनस करना है क्या उसमें 3 को 3 से 3 क्यों, क्योंकि ये आपका देख रहे हो यहाँ पर 3 और 3 है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर को लिखना होता है। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। मैंने इसको भी चेंज कर दिया, यहाँ पर भी मैंने चेंज कर दिया, इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करना आप कर सकते हो और अपने ही कर सकते हो मल्टीप्लाई, और ये रिजल्ट आएगा।
तो आप देख सकते हो ये रिजल्ट आएगा माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके, मतलब सिंप्लीफाई करके, जो जोड़ना घटाना गुना करना ये सब चीजें आप खुद से कर सकते हो, और इससे आपके पास ये जो रिजल्ट आ गया है x/8 इज इक्वल टू 1। भाई y बाई 10 के भी इक्वल है और 1 के भी इक्वल है, तो x बाई 8 1 के इक्वल तो है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 8 हो जाएगी, एंड y बाई 10 भी 1 बाई 1 के इक्वल है, तो y बाई 10 1 बाई 1 के इक्वल है, दैट मीन्स y की वैल्यू आपके पास 10 हो जाएगी, आ जाएगी। तो यही आपके पास रिजल्ट आ गए, और फाइनली आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। जो फाइनल रिमार्क होता है, फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो है वो ये हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू मल्लेश्वरम इज इक्वल टू ₹8 एंड कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू यशवंतपुर इज इक्वल टू ₹10। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत ही इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के हेल्प से। चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं इसके अंदर। a1x1y plus c1 is equal to 0 और दूसरी इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो जैसा कि हम जानते हैं, कर चुके हैं हम ऑलरेडी, कि a1 by a2 अगर b1 by b2 के इक्वल नहीं होता है, देन हम क्या कहते हैं, देन लाइंस ये क्या कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, इस तरीके के दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, और इसको कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। ये सिस्टम कंसिस्टेंट है बिकॉज इट हैज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब भी होता है तो कंसिस्टेंट, एंड पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ऐसे ही a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल है, एंड c1 बाई c2 के भी इक्वल है, मतलब तीनों रेशियोज a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों रेशियोज अगर आपस में इक्वल है, देन हम कहते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और ये भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन है ना, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, बट सॉल्यूशन तो है। तो इन दो केसेस में सॉल्यूशंस हैं, इसीलिए इनको कंसिस्टेंट कहा जाता है। और थर्ड केस होता है इफ़ a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है और ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, देन हम कहते हैं इस केस में, देन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये दो रेशियोज आपस में इक्वल होने चाहिए, बट ये रेशियो की जो भी वैल्यू होगी वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूज़न ये हो सकता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, लेकिन c1 बाई c2 के बारे में बात नहीं की गई है, तो उसका कोई कंसर्न नहीं है। c1 बाई c2 अगर a1 बाई a2 के इक्वल है तो भी, ना है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। c1 बाई c2 b1 बाई b2 के इक्वल है भी या नहीं भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तीन केसेस हैं यहाँ पर। ये पहला केस था, ये दूसरा केस है, और ये तीसरा केस था। आप देख सकते हो इस तरीके से ये तीनों केसेस हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, और कब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो कि a1 की वैल्यू 1 है। जैसे इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट 1 है, b1 माइनस 3 है, c1 माइनस 3 है, और इसमें देखें तो a2 सेकेंड इक्वेशन में a2 3 है, b2 माइनस 9 है, एंड c2 माइनस 2 है। तो a1 बाई a2 की वैल्यू 1 बाई 3 होगी, b1 बाई b2 जो कि माइनस 3 बाई माइनस 9, तो वो भी 1 बाई 3 ही हो जाएगा, और c1 बाई c2 की वैल्यू 3 बाई 2 हो जाएगी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल तो है, इक्वल हैं दोनों, बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से क्लेम ये कर सकते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो पहला पार्ट है जिसमें सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो a1 बाई a2 की वैल्यू 2 बाई 3 है, b1 बाई b2 की वैल्यू 1 बाई 2 है, और a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है। तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि सिंस a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब c1 बाई c2 बराबर हो चाहे ना हो, इसके 2 बाई 3 के या 1 बाई 2 के इक्वल होता भी या नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो c1 बाई c2 का रोल नहीं है। जैसे ही a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। और ऑब्वियसली अगर लाइन की बात करेंगे तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ज्योमेट्रिकली बात करें तो, और ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे,
क्योंकि एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है इसीलिए। और इस क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि इफ़ इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से? तो याद करो एक बार रफ में हम लोग कोएफिशिएंट्स को अरेंज करते हैं। रफ वर्क में क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तो कोएफिशिएंट को अरेंज करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, फिर -5 -8 होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये 5 जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -5 होगा, और 8 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लाना जरूरी होता है। हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे नहीं वो कैंसिल होकर के तो माइनस से माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही सारे टर्म्स को रखना होता है। फिर यहाँ पर 2 आएगा, 3 आएगा, और फिर 1 आएगा, 2 आएगा, और फिर इसके बाद लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस कोएफिशिएंट को कैसे लिखेंगे, फिर x अपॉन में 1 को 8 से -8 से मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर ये दो नंबर्स जो है 2 और -5 इनको भी मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर पहले जो मल्टीप्लाई किया था 1 को -8 से, उसमें से ये जो दूसरी बार मल्टीप्लाई किया है उसको माइनस करना होता है। सेम लॉजिक से y अपॉन में -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y के डिनोमिनेटर में -5 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, एंड देन उसमें -8 और -2 को मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है, और फिर 1 अपॉन में इसको इसके साथ 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना होता है। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आप लोग खुद से कर सकते हो। तो ये रिजल्ट आएगा x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू 1/1, और यहाँ से आप x की वैल्यू जो है वो 2/1 लिख सकते हो, दैट मीन्स 2, और y की वैल्यू 1/1 है ना। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, पहले तो x/2 को इसके 1/1 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और फिर y/1 को 1 के इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, यही हमारा आंसर है। तो इसमें पुट करके देख भी सकते हैं, अगर 2 रख के देखेंगे हम तो 2 2 जा 4 + 1 5 होगा, और 2 3 जा 6 और 6, और यहाँ पर y की जगह पे 1 रखेंगे तो भी 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। फिर थर्ड पार्ट है इसका। तो थर्ड पार्ट में a1/a2 अगर फाइंड करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 3/6। फिर b1/b2 अगर निकालेंगे तो -5/-10, और c1/c2 -20/-40, मतलब 20 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना होगा। वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस करूँगा आपको कि आप -20 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, 40 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, और फिर उसको आप सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा है। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2, इस केस में अगर हम देखें तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ में आप देखो a1/a2 1/3 आएगा, b1/b2 1 आएगा, c1/c2 7/15 आएगा, और क्योंकि यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है, देयरफॉर इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो आई थिंक ये क्लियर है। अब यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व भी करके दिखाओ। तो आप इसको इजीली मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर सकते हो, बट चलो मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। तो ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखो 3 से अगर डिवाइड कर देते हो सब लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड में भी, तो x - y - 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें देखते हैं बच्चों कि सबसे पहला काम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको सॉल्व करना है अगर, तो आप रफ वर्क करोगे थोड़ा सा, ठीक है। और रफ वर्क में क्या करना होता है, कोएफिशिएंट्स को रीअरेंज फॉर योर कन्वीनियंस, आसानी से चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए हम कर सकते हैं इस तरीके से कोएफिशिएंट को रीअरेंज। y के कोएफिशिएंट से स्टार्ट किया जाता है, -3, फिर -1 आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म्स आते हैं तो -7 -5 आ जाएगा, फिर आएगा आपके पास x का कोएफिशिएंट जो कि 1 1 है, और फिर y का कोएफिशिएंट जो कि -3 -1 है, और इसके बाद हम लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये मल्टीप्लाई करेंगे -3 का -5 से, -3 का -5 से, और उसमें से बाकी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, और इक्वल टू y अपॉन में फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 1 -7 को 1 के साथ, और उसमें से -5 को 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना होता है। फिर 1 अपॉन में 1 को -1 से करेंगे तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, और फिर +3 हो जाएगा। +3 क्यों? क्योंकि 1 को -3 से करेंगे तो -3 आएगा, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x/8 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और x/8 को
1/2 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, और जब y/-2 को 1/2 के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इस तरीके से सॉल्यूशन आ गया। अब चेक करके एक बार देख लेते हैं क्या हमने सही निकाला है। x की वैल्यू 4 रखेंगे, y की वैल्यू -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7, और 7 - 7 0 होता है। और x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 3 = 12 और +3 15, 15 - 15 = 0 होता है। तो बिल्कुल सही है, ये वेरीफाई भी हो गया, हमने कुछ मिस्टेक नहीं की है, वो हमने चेक कर लिया। तो यही आपका आंसर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में देखा जाए तो 3 ही स्टेप्स होते हैं। सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है कि आपने ये वैल्यूज़ सही लिए हैं या नहीं लिए हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं रफ वर्क में जो हमने वैल्यूज़ लिए हैं कोएफिशिएंट्स, उसको सही से आपको रखना होता है, तो आसानी से आप ये कर सकते हो। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको कैसे किया जाएगा देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 इक्वल होता है। तो अब सबसे मेन टास्क ये है इसमें पहचानना कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। तो ये रहा आपका a1, a2 है, b1 3 है और c1 जो है वो -7 होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y - 7 = 0। सिमिलरली इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, a - bx + a + bx और माइनस साइन के साथ ये 3a जो लेफ्ट राइट साइड में है वो सारा का सारा इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 आइडेंटिफाई करके रेशियो में इक्वल कर देंगे। तो ये आएगा आपके पास इक्वेशन, ये आएगा, देख सकते हो इस तरीके से। और फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ये पार्ट और इस पार्ट को इक्वेट कर दो, तो देखो क्या होगा। या इनफैक्ट पहले और दूसरे को, दूसरे तीसरे को भी इक्वेट कर सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी सही है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, 2 में a - b को हम इक्वेट कर देते हैं 7, अब क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, 3a + b - 2 के इक्वेट कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो, फर्स्ट को मैंने थर्ड पार्ट के इक्वल कर दिया, इसको हमने इसके इक्वेट कर दिया माइनस से माइनस कैंसिल करके, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और चाहो तो आप सेकंड को थर्ड से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा लेंदी लग रहा है इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड के इक्वेट कर दिया, तो उससे ए और बी में एक इक्वेशन आ गई, ए बी में एक इक्वेशन आ गई, a = 5b। और फिर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि डायरेक्टली a की वैल्यू 5b यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो a आ जाएगा 5 और b आ जाएगी वैल्यू 1, a 5 एंड b = 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, a = 5 एंड b = 1। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हो कि नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए एंड दिस रेशियोज मस्ट नॉट बी इक्वल टू c1/c2। सो a1 इसमें देखें तो क्या है, 3 है, a2 क्या है, 2k - 1, तो 3/2k - 1 = 1/k - 1 नॉट इक्वल टू 1/2k + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब ये यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। मतलब ये कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है वो नहीं जानना है हमें, k की वैल्यू क्या है वो जानना है। तो उसके लिए नॉट इक्वल वाले पार्ट को आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो और इन दोनों को सॉल्व करके, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है सर्कल, आप समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3k - 3 = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2k - 1, और फिर 2k जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, आप देख सकते हो। जब 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो उस केस में 2k इक्वल आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो k की वैल्यू 2 अगर हम रखते हैं तो इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का, जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। k की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन से हम जानते हैं कैसे करते हैं, किसी में से भी एक वैल्यू निकाल करके और दूसरे वाले में पुट कर दो। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम बात करें, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ, इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। तो फिर देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 8x को हम लिख सकते हैं 9 - 5y और फिर x की वैल्यू 9 - 5y/8 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू ये आई है, तो अब इसी को क्या करेंगे,
सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट से हमने ये वैल्यू निकाली है x की, तो फर्स्ट में नहीं बल्कि सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकेंड में x की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये देखो y की वैल्यू 5 आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। जानते हो आप लोग एलसीएम लेते हैं, पहले एलसीएम लेंगे तो 8 और 1 का एलसीएम 8 आएगा। फिर 3 को मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसके साथ, 9 के साथ, -5y के साथ, और 8 2 जा 16y होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 4 जा 32 हो जाएगा राइट साइड में, और 1 से मल्टीप्लिकेशन के बाद तो सेम ही आएगा, और साथ ही साथ ये 16y माइनस 15y जो है ये y के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और y की वैल्यू फिर यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो -2 एंड 5 आर वैल्यूज़ ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। आप इसको चेक करके भी देख सकते हो, जैसे x की जगह -2 रखोगे तो -16 होगा, और प्लस 5 5 जा 25 तो 9 आएगा। -16 + 25 9 होता है। इसमें रखें अगर हम तो -6 हो जाएगा, और +10, तो 10 - 6 = 4, तो वेरीफाई भी हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हो कि कोएफिशिएंट्स को एक रफ वर्क करते हैं हम, पहले रफ वर्क करते हैं। तो रफ वर्क में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कोएफिशिएंट्स को एडजस्ट करके लिखते हैं। पहले y के कोएफिशिएंट से स्टार्ट होता है, 5 2 आएगा, फिर -9 -4। -9 क्यों? क्योंकि जब ये 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, और 4 को ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। वैसे 9 और 4 लेकर के भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखते हैं कि ये इसी तरीके से रखना होगा हमें। नेक्स्ट जो कोएफिशिएंट आएगा वो x का कोएफिशिएंट जो कि क्या है 8 3, एंड देन अगेन y का कोएफिशिएंट 5 2, और फिर क्या लिखा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 का -4 के साथ, 5 का -4 के साथ, और उसमें से 2 को -9 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। फिर y अपॉन में -9 का 3 के साथ, तो -9 × 3, अब उसमें से माइनस होगा -4 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा, ठीक है। और फिर ये इक्वल होना चाहिए 1/8 × 2 -3 × 5 के। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इन वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखते हैं तो देखो क्या आएगा, x अपॉन -2 = y अपॉन 5 = 1/1, और फिर x/2 को -2 को 1/1 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, और y/5 को 1/1 के इक्वल कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आया हुआ था, तो आंसर तो सेम ही आया ही नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये 3 स्टेप में ही इसका आंसर आ जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाते हो। कोएफिशिएंट्स को बस अरेंज करके लिखना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और फिर x और y की वैल्यू आ जाती है। तो यही करना था हमें इसमें। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो हम लोगों ने तीनों मेथड तो बारी बारी से देख लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन को कहा जा रहा है किसी भी मेथड से तुम सॉल्व करके दिखाओ। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट इसका पढ़ते हैं, और ये वर्ड प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो ईजिली। इसमें लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of day one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि कोई एक बच्चा है जो हॉस्टल में रहता है, तो फिर उसके लिए रहता है या रहती है उस हॉस्टल में, उसको मतलब एक तो फिक्स चार्ज मंथली का उसको पे करना ही करना है। जैसे सपोज़ ₹1000 फिक्स चार्ज है, ठीक है, और डेली बेसिस पे जो खाना खाने का जो चार्ज है वो मान लेते हैं ₹100 है, ठीक है। तो पर डे अगर मान लो कि 30 दिन वो खाना खाती है, 30 दिन अगर खाना खाती है तो कितना उसको पैसा पे करना पड़ेगा, 30 × 100 मतलब 3000। तो एक तो हो गया ₹1000 फिक्स चार्ज, और 3000 हो गया 30 दिन उसने खाना खाया है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि वो 30 दिन में 20 दिन घर चली गई है ना, तो 10 दिन ही हॉस्टल में रुकी है, तो फिर 10 दिन का ही खाना खाएगी, 10 दिन का ही पे करेगी, तो फिर उस केस में उसको ₹1000 ही पे करना होगा। तो आप इस तरीके से सिचुएशन को समझ सकते हो। अब मैंने ये यहाँ पर रफ आइडिया आपको बताया कि ₹1000 फिक्स चार्ज है, ठीक है, और पर डे का चार्ज जो है ₹100 है। ऐसा नहीं होता है, खाना इतना सस्ता नहीं होता है जनरली, ठीक है, या इतना महंगा भी नहीं होता है कहीं कहीं पे। जैसे कलकत्ता में
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, एक मैथमेटिक्स के लिए ही इंस्टीट्यूट है वो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI बोलते हैं उसको। ये हाईली सब्सिडाइज्ड है। लोग बोलते हैं जो वहाँ पर पढ़ते हैं, वो एक बच्चे से बात हो रही थी तो वो बता रहा था मुझे कि इस हॉस्टल में अभी भी रसगुल्ला जो है वो 1 रुपये का मिलता है। आई थिंक पैसे में कुछ बताया था उसने, काफ़ी साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है। तो भी मतलब इतना हाईली सब्सिडाइज्ड है वो इंस्टीट्यूट। बहुत ही टफ़ होता है इसका एग्ज़ाम, इसमें एडमिशन मिलना काफ़ी टफ़ होता है, इवन IITs से भी ज़्यादा टफ़ होता है। तो क्योंकि सीट्स कम है इसमें, 30 सीट्स ही होते हैं। बैचलर इन मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, बी मैथ, अगर आपको बी मैथ करना है, 3 साल का कोर्स है ये। तो इसमें अगर आपको जाना है तो आपको मतलब ऑलमोस्ट कहना चाहिए, ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स गीक होना चाहिए आपको, आपको मैथमेटिक्स में जीनियस होना चाहिए, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। तो ऑब्वियसली सब्सिडाइज्ड है वहाँ पर, तो खाना काफ़ी सस्ता है। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर अगर बात करें तो डेली मेरे ख्याल से बच्चों को 20 या 30 रुपये ही पे करना पड़ता होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, JNU है एक इंस्टीट्यूट जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना जाता है, वहाँ पर भी हाईली सब्सिडाइज्ड है खाना। लेकिन किसी किसी हॉस्टल में, अब जैसे एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी या और भी यूनिवर्सिटी होते हैं, एक हरियाणा में है अशोका यूनिवर्सिटी, तो दे आर वेरी कॉस्टली। वहाँ पर आपको 100 रुपये में, छोड़ो 100 रुपये में चाय मिलती होगी आई थिंक वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से हमें एक तो दो चीज़ें यहाँ पर कंसिडर करनी है, एक तो फिक्स चार्ज जो कि पर मंथ पे करना है उसको, बच्चे को, और पर डे का फूड, पर डे फूड का कॉस्ट, ये हमको भी एज्यूम करना है। दो चीज़ें यहाँ पर, दो अननोन्स हैं, उन दोनों अननोन्स को हमें अज्यूम करना है और फिर कुछ इक्वेशन बना के सॉल्व भी करना है उसको। सो लेट फिक्स चार्ज बी ₹x एंड पर डे फूड चार्ज इज इक्वल टू y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले सिचुएशन में 20 डेज़ के लिए वो स्टूडेंट जो है 1000 रुपीज़ पे कर रही है, तो x + 20y इज इक्वल टू 1000। सिमिलरली 26 डेज़ के लिए 1180 पे कर रही है, तो x + 26y इज इक्वल टू 1180। माइनस कर देंगे फर्स्ट में से सेकंड को, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये देखो 20 एक्स से तो एक्स कैंसिल ही हो जाएगा, 20 में से 26 माइनस को -6y, और 1000 में से 1180 माइनस करेंगे तो -180 आएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू 30 आ जाएगी। इस वैल्यू को आप इसमें इक्वेशन में पुट कर दोगे तो x की वैल्यू 400 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो मंथली फिक्स चार्ज है वो 400 रुपीज़ है, और पर डे का जो चार्ज है खाना खाने का, फूड का, वो है ₹30 पर डे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है, आप चाहो तो सब्सटीट्यूशन भी यूज़ कर सकते थे, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। इफ़ दे एग्जिस्ट, तो सॉल्यूशन तो डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है। एनी अलजेब्रिक मेथड, मतलब कोई भी मेथड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 इसका। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, तो find the fraction। तो जैसा आप जानते हो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, जब भी ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या कहते हैं कि न्यूमरेटर को x ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को y ले लेते हैं, और फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी हुई है, अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन बनाते हैं। तो लेट अस सी क्या होता है इसमें। तो हियर इज द सॉल्यूशन। न्यूमरेटर को हमने x ले लिया, डिनोमिनेटर हमारा y है, फ्रैक्शन x/y होगा। क्वेश्चन में पहले सिचुएशन में दिया हुआ है कि 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर में से, दैट मीन्स डिनोमिनेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो x - 1/y आएगा, और वो 1/3 के इक्वल दिया हुआ है फ्रैक्शन। बाकी आप ऑपरेशन जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, y को 1 के साथ, 3 को x - 1 के साथ, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड सिचुएशन दिया हुआ है कि फ्रैक्शन जो है 1/4 हो जाता है जब आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हो। मतलब यहाँ न्यूमरेटर में कुछ नहीं चेंज करना है, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, x ही रहेगा, और डिनोमिनेटर y + 8 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4x इज इक्वल टू y + 8 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन है। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जानते हो आप लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3x में से 4x माइनस होगा तो -x आएगा, y से -y था और ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो कैंसिल, फिर ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो 3 - 3 + 8 5 आएगा, +5 = 0। कैलकुलेशन में कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो सावधानी से यहाँ पर देखना है आपको। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और यही वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दो, पहले या दूसरी जिसमें आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया है, तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी, और न्यूमरेटर x था और डिनोमिनेटर y था, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/12। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर आप न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे,
क्या हो जाएगा 4/12, 4/12 क्या होता है 1/3, तो देखो ये लिखा हुआ था 1/3 हो जाता है। और अगर कह रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 8 20 हो जाएगा, तो 5/20 मतलब 1/4, तो 1/4 ही तो दिया हुआ है, तो वेरीफाई हो गया, मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। अब देखते हैं थर्ड नंबर एग्जाम्पल इसका। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in test? तो अब इसमें हुआ क्या है कि जैसे इमेजिन करो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आपके पास 10 क्वेश्चन पेपर का एक टेस्ट है, 10 क्वेश्चन का पेपर का टेस्ट है, और इसमें आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अच्छा, इसमें तरीका ये है, मार्किंग का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपने अगर सही किया हुआ है तो मे बी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपने मान लो 6 क्वेश्चन आपने सही किया तो ऑब्वियसली 6 इंटू 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन सही के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो, और आपने अगर गलत कर दिया, 4 क्वेश्चन मान लो आपने गलत कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हो, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो उसके लिए आपको -1 मार्क मिलेगा, मतलब 4 इंटू -1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क क्या हो जाएगा 6 इंटू 3, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ये है मार्क अवॉर्डेड फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, और ये भी क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे 4 इंटू -1, क्यों, क्योंकि ये मार्क्स है, ये मार्क एक्चुअली डिडक्टेड मार्क है। आपने गलत कर दिया क्वेश्चन को तो उसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क जो है वो माइनस होगा, तो टोटल कितना माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, मतलब 4 इंटू -1, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन डन रॉन्गली एंड मार्क अवॉर्डेड फॉर दोज रॉन्ग क्वेश्चंस, है ना, तो -1, तो ये टोटल जो मार्क्स है -4 वो क्या है बच्चों, ये आपका टोटल मार्क्स है जो डिडक्ट होगा। तो प्रोसेस समझ में आया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली इनटू मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, प्लस करेंगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली इनटू में मार्क्स अवॉर्डेड फॉर दोज इनकरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें हमें पता नहीं है कि कितने क्वेश्चन सही किए कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, एक सिचुएशन बस दिया हुआ है हमें, एक नहीं बल्कि 2 सिचुएशंस दिए हुए हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने क्वेश्चंस जो थे टेस्ट में। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यस number of questions Yash attempted correctly is equal to X and number of question Yash attempted incorrectly is equal to Y। तो अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो गया, नेचुरली x प्लस वाई होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा ये देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हर एक सही क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स था, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए -1 मार्क था, तो टोटल जो स्कोर बच्चा करेगा वो 3x - y हो जाएगा, 3 टाइम्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली और प्लस y टाइम्स -1, तो माइनस हो जाएगा एक्चुअली में, और ये 40 के इक्वल दिया हुआ है। फिर दूसरा सिचुएशन ये है कि इसमें कहा जा रहा है कि 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो 4x ऑब्वियसली सही मार्क्स के लिए ये अवार्ड मिलेगा उसको, और -2y मार्क्स कटेंगे उसके, है ना, तो ये दिया हुआ है 50 के इक्वल। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कह रहा है कि 4 मार्क अगर दिया जाता है ना, 2 मार्क अगर कट कर दिया जाता तो उस सिचुएशन में ये सिचुएशन आएगा, ये इक्वेशन आएगी, और दोनों साइड में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x - y का वैल्यू 25 हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन है। और आप जानते हो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो y से y कैंसिल हो रहा है, फ्रॉम 1 - 2 इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 15, और x की वैल्यू 15 यहाँ पर रख दोगे अगर तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। इसका मतलब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो गए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 थे इसमें, सो दिस वाज द आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 2 प्लेसेस हैं ए और बी, तो मान लो कि ये एक प्लेस है ए और ये दूसरी प्लेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। One car starts from A and another from B at the same time. Okay,
इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि कार ए जो है वो भी राइट में जा रही है और बी भी राइट में जा रही है, या लेफ्ट में भी कह सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेफ्ट में भी जा सकती है, लेकिन सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेफ्ट में है कि राइट में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए बस। तो कह रहा है कि इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, देन दे विल मीट इन 5 आवर्स, ये 5 आवर में मिल जाएंगे। तो एक बात यहाँ पर, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आप फील कर सकते हो कि क्योंकि ए और बी जो है वो दोनों में गैप 100 किलोमीटर का है, इसका मतलब बी अभी आगे है देखा जाए तो, और ए उसका पीछा कर रहा है, तो नेचुरली ए की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए बी की स्पीड से, तभी वो उसको पकड़ लेगा। और कह रहा है क्वेश्चन में कितने देर में पकड़ लेगा, मिल जाएगा, कह रहे हैं मीट इन 5 आवर्स, तो हम ऐसे समझे कि चोर पुलिस है एक तरह से, तो ये पुलिस की स्पीड जो है वो चोर की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो पकड़ लेगा और 5 घंटे बाद पकड़ लेगा। तो नेचुरल सी बात है कि इसकी स्पीड जो होनी चाहिए वो इसकी स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, अब समझने वाली बात यह है कि इसका स्पीड हमें मालूम नहीं है, तो अगर मान लो एक सेकंड के लिए कि इसकी स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर ले लेता हूँ, मान लो x किलोमीटर, और इसकी स्पीड को y किलोमीटर पर आवर, तो क्योंकि 5 घंटे में दोनों मिल रहे हैं, और मान लो एक सेकंड के लिए ये भी सिचुएशन कि यहाँ से ना यहाँ पर आकर के कहीं पर दोनों आपस में मिल जाएंगे, मतलब B यहाँ से लेकर के C तक जाएगा और A जो है वो भी C तक जाएगा 5 घंटे में, और दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे, दोनों एक दूसरे से कह सकते हैं कि यहाँ पर आकर C पॉइंट पे आकर के दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो इसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर ले रखी है, इसकी स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर ले रखी है, और यहाँ से A से C तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो 5 घंटे लग रहे हैं, 5 आवर्स लग रहे हैं। तो बेसिकली A कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर हमने अज्यूम कर लिया, टाइम हमारे पास 5 आवर है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा 5x, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसके लिए भी तो टाइम 5 आवर्स ही है, इसकी स्पीड ऑब्वियसली कम है, तो ये थोड़ा कह सकते हैं धीरे चल रहा है, जिसकी वजह से 5 घंटे में ये तो यहाँ से यहाँ आ गया, बट बी यहाँ से यहीं तक आ पाया, इसलिए तो पकड़ पाया है, ए और बी आपस में मिल पाए हैं। तो 5 घंटे में बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 इंटू वाई। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है अब देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं एक सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस है 5y, और ये डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस जो है, ये तो एरो दिखाया था मैंने, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे उसके लिए, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये डिस्टेंस है आपका 5x, यहाँ से सॉरी C तक ये डिस्टेंस। अब आप यहाँ से आप विजुअलाइज कर सकते हो इजीली कि 5x में से पूरा डिस्टेंस 5x है, AC माइनस BC अगर निकालें तो AC माइनस BC क्या हो जाएगा, AC माइनस BC हो जाएगा 100 किलोमीटर, लेकिन AC तो 5x है, 5x इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A, है ना, एंड 5y इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय B व्हिच इज BC, B से C तक, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, और दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस y की वैल्यू हो जाएगी 20, ये इक्वेशन आ जाएगी। चलो अब इसी बात को हम समझा दिया, अब इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, इसको लिख करके देखते हैं फॉर्मल तरीके से। तो ये let A and B meet at point C when they drive in the same direction, और स्पीड ऑफ A मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर B की स्पीड, देन AC जो है वो 5x हो जाएगा, BC 5y हो जाएगा, और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया x माइनस y की वैल्यू 20 आ जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरा सिचुएशन समझते हैं। दूसरे सिचुएशन में कह रहा है कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये तो केस 1 था, आप ये समझने के लिए आप कह सकते हो ये केस 1 था, ऐसे ही केस 2 अगर लेते हैं, केस 2 का मतलब A है यहाँ पर, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज ये रहा B, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है। तो अब नेचुरली यहाँ से अगर मान लो A ने चलना स्टार्ट किया और B, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो क्योंकि B की स्पीड यहाँ पर कम है तो कहीं पर यहाँ पर B यहाँ तक आएगा और A की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो वो डिस्टेंस भी ज़्यादा चल पाएगा। तो मान लेते हैं D पॉइंट पर मिल रहा है, यहाँ पर सपोज D पॉइंट पर आकर के वो मिल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो C पॉइंट पे मिल रहे हैं, और अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, देन दे मीट एट पॉइंट D, और स्पीड ऑफ A को हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया, और स्पीड ऑफ B को y किलोमीटर पर आवर ले लिया, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो AC जो डिस्टेंस है वो क्योंकि 5 आवर्स में मिल रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 5x हो जाएगा, BC जो है वो भी 5y हो जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कि AC माइनस BC जो वैल्यू होगी वो 100 किलोमीटर होगी।
तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन दूसरे सिचुएशन में ए की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है और 1 घंटे में दोनों डी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ए कितना चलेगा, x इंटू वन, स्पीड इंटू टाइम होता है ना फार्मूला डिस्टेंस का, तो x इंटू वन होगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और b जो है d तक पहुंचने के लिए y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और AD प्लस DB आपको दिख रहा है कि कितना है, 100 किलोमीटर है, इसीलिए x प्लस वाई की वैल्यू 100 हो जाएगी। ये दो इक्वेशंस आ गए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं फ्रॉम ऑपरेशन 1+2। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 120 आ जाएगा, 120 और फिर x की वैल्यू हो जाएगी 60 और इसी को वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 40 आ जाएगी। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। But if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square unit. तो dimensions कह रहा है find करने के लिए। Okay, so here the situations जिसमें कि हमने ओरिजिनली मान लिया है कि x और y इसके डायमेंशंस हैं, लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो एरिया xy होगा नेचुरली। अगर दूसरे सिचुएशन में कहा जा रहा है कि अगर हम लेंथ को 5 यूनिट से रिड्यूस कर दें और ब्रेड्थ को 3 यूनिट से इंक्रीज़ कर दें, तो ऑब्वियसली इस केस में जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 होगा। और फिर दूसरी एक और सिचुएशन दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि इफ़ इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, ये रहा 3 यूनिट से इंक्रीज़ कर दिया, ब्रेड्थ को 2 यूनिट से इंक्रीज़ कर दिया, देन एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। सो पहले सिचुएशन में कहा जा रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो अब इस सिचुएशन मतलब ये जो एरिया है ये एरिया 9 यूनिट कम हो जाता है, कम हो जाता है मतलब इससे कम हो जाता है, ये एक्स वाई से 9 यूनिट कम है, तो एक्स वाई में से 9 माइनस कर देंगे अगर हम, तो दोनों एरियाज़ बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है, 9 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा है, तो इसको इक्वेट कर देंगे तो आप देखो ये इक्वेशन आएगी। और इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप जानते हो ऑलरेडी, एक्स को पहले वाई से करेंगे, फिर एक्स को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को वाई से करेंगे, -5 को 3 से करेंगे और एक्स वाई -9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और फिर ये -9 इधर लेफ्ट हैंड साइड में आके -6, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। दूसरे सिचुएशन में कहा जा रहा है हमसे कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज़ कर देते हैं तो एरिया तो नेचुरली ये आएगा x प्लस 3 इंटू में y प्लस 2, बट ये एरिया जो है ये ओरिजिनल एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है, तो इसमें ऐड कर देंगे अगर हम 67 और तो फिर हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये दोनों को हमने इक्वेट कर दिया 67 ऐड करके एक्स वाई में, फिर इसको मल्टीप्लाई जैसे करते हो आप, x को y से फिर 3 को x को y से फिर x को 2 से फिर 3 को y से 3 को 2 से, तो ये आ जाएगा और x y कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y -61 0 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन को 3 से, एलिमिनेशन मेथड से। आपका मन है तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। मैंने एलिमिनेशन से किया हुआ है यहाँ पर, तो इस तरीके से एक एलिमिनेट हो जाएगा तो 19y -19y प्लस 171 इक्वल टू 0 आएगा, फिर ये -19y हो जाएगा -171, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। इसी को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और x की जो वैल्यू आएगी वो 17 आएगी। देयरफॉर डायमेंशंस हमें फाइंड करना था, आप देख सकते हो, तो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो 17 एंड 9 यूनिट्स, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। कभी कभी ऐसा इक्वेशन दिया होता है कि जिसको हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स नहीं कह सकते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होता है, वेयर a एंड b साइमल्टेनियसली नॉट ज़ीरो। बट अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिया हुआ हो, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो क्लियरली ये इस फॉर्म का नहीं है क्योंकि x यहाँ पर देख सकते हो डेनोमिनेटर में है, y भी डेनोमिनेटर में है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में प्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर a बाई एक्स को हम a इंटू 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, b अपॉन वाई को b इंटू 1 बाई वाई लिख सकते हैं,
और फिर अगर मैं इस क्वांटिटी को एज्यूम कर लूँ कि ये u के इक्वल है और इसको एज्यूम कर लूँ कि ये v के इक्वल है, तो au प्लस b टाइम्स v प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, जो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो चुका है, वेयर वेरिएबल्स आर u एंड v, और u और v की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो फिर उसके बाद यहाँ पर पुट करके x और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस सेक्शन में हम लोग वो चीज़ें स्टडी करेंगे जिसमें कि लीनियर इक्वेशन, जो इक्वेशंस होते हैं वो डायरेक्टली तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं दिए होते हैं, बट उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। और ये एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे, ये सारे एग्जांपल्स। तो इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से करना होता है। सो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम अब x 1/x को लेट कर लेते हैं u और 1/y को एज्यूम कर लेते हैं v, तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 1/2x को आप जानते हो ना कैसे लिखते हैं, 1/2x को आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/x। तो 1/x को तो हमने यहाँ u ले लिया है, तो u इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू u का मतलब हुआ u/2। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ही v/3 हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड टर्म जो है। और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर देंगे। अब ये इक्वेशन जो है इजीली सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प, ये तो या तो एलसीएम लेकर के आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, यानी तो एक चॉइस आपके पास ये है कि कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो कोएफिशिएंट को इक्वल कैसे किया जा सकता है, कोएफिशिएंट को आप इक्वल कर सकते हो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके। आई थिंक इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये एलसीएम लेकर के ही समझा देता हूँ, समझने में अगर दिक्कत है तो। सो एलसीएम लेने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, 2 3 जा 6 एलसीएम हो जाएगा, फिर 3u प्लस 2v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे ही दूसरे इक्वेशन के लिए भी ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करते हो आप जानते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 को 2 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से सॉल्व हो करके ये v की वैल्यू 3 आ जाएगी, और u की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो u की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ से आप देखो तो 1/x u है, दैट मीन्स कि x की वैल्यू 1/u होगी, तो x की वैल्यू 1/u का मतलब 1/2 है ना, और y की वैल्यू 1/3। तो यही आपका x और y की वैल्यू है। हमें x और y निकालना है, ना कि u एंड v। u और v तो निकालना पड़ेगा x और y निकालने के लिए, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है आपको। सेकेंड पार्ट में देखो 1/√x को आप u ले लो, चाहे a ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और 1/√y को b ले लो, तो उस तरीके से आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो और ऐसे ही यहाँ पर आप चाहो तो 1/x को जो है u ले सकते हो और y को y ही छोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर 1/x माइनस 1 को u ले लो, 1/y माइनस 2 को v ले लो, ठीक है, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखो ये इसको आप जैसे इस इक्वेशन को, फिफ्थ इक्वेशन को कैसे करेंगे, अगर आप फिफ्थ पार्ट देखो तो फिफ्थ पार्ट में ये लिखा हुआ है 7x माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2y अपॉन में सेपरेट कर दिया, अलग अलग फ्रैक्शन को अलग अलग कर दिया, इस तरीके देखो ना, ये जो लिखा हुआ है एक फ्रैक्शन है उसको हमने दो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा किया ही जा सकता है, आप जानते हो, आप एलसीएम लोगे तो फिर वही यही आ जाएगा वापस। लेकिन ये x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो 7/y आ जाएगा, और ये y से y भी कैंसिल होगा तो 2/x हो जाएगा इक्वल टू 5। सेम लॉजिक से ये वाला भी वैसे ही इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर 1/y को आप चाहो तो a ले सकते हो, और 1/x को चाहो तो b ले सकते हो, और फिर इक्वेशन को आप कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें इसका थोड़ा उल्टा वर्जन दिया हुआ है, हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि दोनों तरफ xy से डिवाइड कर देंगे, इसमें दोनों तरफ xy से डिवाइड कर दो, तो 6x/xy हो जाएगा, फिर 3y/xy हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 6xy है, xy हो जाएगा। तो ये x से x कैंसिल हो गया तो 6/y हो जाएगा, फिर ये y से y कैंसिल होकर के 3/x आ जाएगा, और ये xy से xy कैंसिल होकर के 6 बच जाएगा। फिर से वही बात, 1/y को x ले लेंगे, 1/y को a ले लेंगे, सॉरी 1/x को b ले लेंगे। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि 1/x को क्यों ना a ले लें और 1/y को b ले लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। यहाँ पर भी देखो तो 1 अपॉन में 3x प्लस वाई को आप a ले लो, 1/3x माइनस वाई को b ले लो, और फिर सॉल्व करो। तो ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, 8th क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
सो 1/3x प्लस वाई को अगर हम a ले लेते हैं और 3x माइनस वाई को b ले लेते हैं तो दो इक्वेशंस जो हैं वो a प्लस बी 3/4 आ जाएगा और a माइनस बी a/2 माइनस b/2 -1/8 आ जाएगा। इनफैक्ट इस इक्वेशन को हम चाहें तो फर्दर इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप देखो बच्चों क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। इसको एक सेकेंड के लिए हटा देते हैं। तो इस तरीके से इस तरीके से आपके पास a माइनस बी की वैल्यू -1/4 के इक्वल आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको सबको पता है, ठीक है। 1 और 2 को ऐड कर देंगे। फ्रॉम ऑपरेशन 1 + 2 वी हैव 2a। जब ऐड करोगे तो a से a 2a हो जाएगा, b से b कैंसिल ही हो जाएगा। इक्वल टू ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर -1/4 इस तरीके से आएगा। तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 3 - 1/4, मतलब 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/4 और ये 2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 और इसी को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे अगर, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी 3/4 माइनस a। तो 3/4 माइनस 1/4 जो कि आ जाएगा फाइनली आपके पास 3 - 1/4 दैट इज़ 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो हमें a और b मिल गया। इस तरीके से आप देख सकते हो a और b की वैल्यू हम 1/3x प्लस वाई की वैल्यू हमने a ले रखी है। तो a तो हमने अभी क्या निकाला बच्चों, a हमने निकाला 1/4। तो आप समझो यहाँ पर कि a की वैल्यू जब 1/4 यहाँ पर रखोगे आप इस जगह पे, तो 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एंड 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी सिमिलरली 2। और फिर हमारे पास ये दो और इक्वेशंस आ गए 3 और 4 और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। डायरेक्टली आप क्या करो, ऐड कर दो 3 और 4 को। तो 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा रिलेशन वो ये है कि 6x इज इक्वल टू 6, क्योंकि 4 और 2 6 होता है, ऐड कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आई होप ये समझ में आया होगा, आपको चेक करके देख भी सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours। तो हम जैसा जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि पानी के साथ अगर आप चाहते हो पानी के ये अगर वाटर का फ्लो इधर की तरफ है और जो बोट चलाने वाला है वो अगर इधर की तरफ ही जा रहा है तो इसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। और अगर पानी के अगेंस्ट आप जाते हो, जैसे वाटर का फ्लो मान लो इधर की तरफ है और सेलर जो है वो बोट को इधर की तरफ ले जाता है, तो ये कहलाता है अप स्ट्रीम। और इसमें जो स्पीड है वो x प्लस वाई हो जाती है और यहाँ पर स्पीड x माइनस वाई होती है। ये x क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और ये वाटर का स्पीड है, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और ये फिर से वही कि x जो है ये x जो है बच्चों ये आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और नेक्स्ट y क्या है, स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर बोलें या फिर स्पीड ऑफ करंट कहें, एक ही बात है, ठीक है। इसमें करंट वर्ड यूज़ किया हुआ है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस कंसीडर द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट इज़ y किलोमीटर पर आवर। तो आप देखो कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, दैट मीन्स 20/2। तो 20/2 का मतलब 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है कब, डाउन स्ट्रीम में जब बोट को ले जा रही है ऋतु। तो उस केस में x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का स्पीड तो x प्लस वाई होता है तो x प्लस वाई 10 हो जाएगा। दूसरे केस में अप स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 4 किलोमीटर एंड टाइम है 2 आवर्स, तो नेचुरली ये जो स्पीड होगी 4/2 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो लेकिन अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होती है। तो x माइनस वाई को 2 के इक्वेट कर देंगे। दो इक्वेशंस आगे जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे आप कर सकते हो, है ना। और फिर फ्रॉम 1 and 2 इस तरीके से x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। सॉल्व करना मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। और x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 आएगी। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया।
नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें लिखा हुआ है 2 women and 5 men can together finish एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लो एक ये वॉल को पेंट करने में, इस दीवार को पेंट करने में 2 लोग मिल करके एक दिन में करते हैं, ठीक है, 2 जने मिल करके एक दिन में करते हैं। अगर मान लो 4 लोगों को लगा दोगे तो कितने दिन में हो जाएगा? आधे दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा वर्क, ठीक है। इस तरीके से समझते हो ये चीज़। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया भी था कि अगर नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ हो जाएगा तो टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स या मैन या वुमेन जो भी है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो टाइम जो होगा वर्क का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखते हैं इस सिचुएशंस को पढ़ के और फिर हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है कि एक वुमन जो है अकेले कितने दिन में काम को ख़त्म करेगी और एक मैन कितना टाइम लगाएगा अकेले काम को ख़त्म करने में। सो दोनों को हम एक्स और वाई अज्यूम कर लेते हैं कि लेट मैन अलोन completes the work in 1 day, x days, and woman completes the work alone in y days। तो ये हमने लिख दिया कि one man can finish the work alone in x days and one woman can finish the work alone in y days। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, 2 women and 5 men can together finish in 4 days। तो एक दिन में कितना वर्क होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले हम एक चीज़ ये भी लिख देते हैं, वर्क डन बाय वन मैन इन 1 day इज इक्वल टू 1/x पार्ट ऑफ द वर्क। समझे इस बात को? ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इसमें ये कहा जा रहा है आपसे, देखो कोई बंदा अगर मान लो 5 दिन में काम को ख़त्म कर देता है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? वो 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है, 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क। जैसे मान लो कि ये एक वॉल है, इस वॉल को अगर वो 4 दिन में पेंट करता है, ठीक है, 4 दिन में पेंट करता है तो एक दिन में कितना पेंट कर पाएगा? वो 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क, 1/4 पार्ट ऑफ द वॉल, यही हम समझ सकते हैं। तो वैसे ही अगर x डेज में करता है तो 1/x पार्ट एक दिन में कितना कर पाएगा? 1/x पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। ये तो एक आदमी का हुआ, वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, ठीक है। लेकिन 4 लोग जब आ जाएंगे, 4 नहीं 5 है, 5 मैन है यहाँ पर, तो 5 मैन जब आ जाएंगे तो वो कितना काम करेंगे? वर्क डन बाय 5 मैन इन 1 डे, एक ही दिन में 5/x पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है भाई। एक बंदा जो है वो एक दिन में 1/x पार्ट ऑफ द वर्क करता है, तो 5 लोग जब आ जाएंगे तो 5/x हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ़ मैन बढ़ा दोगे अगर तो ऑब्वियसली काम जल्दी कंप्लीट होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेम लॉजिक से वर्क डन बाय 1 वुमन इन 1 डे, ये होगा 1/y पार्ट, ठीक है। और 2 वुमेन कितना हो जाए? 2 वुमेन कितना काम कंप्लीट कर देगी? 2/y पार्ट। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो। सो एक दिन का काम जो होगा 5 मैन एंड 2 वुमेन का, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 2 वुमेन और 5 मैन का जो वर्क होगा वो 5/x प्लस 2/y होगा। ये एक दिन का काम है जब 5 मैन और 2 वुमेन, ठीक है, वर्क कर रहे हैं तो। लेकिन वैसे तो इनको 4 दिन में 5 मैन और 2 वुमेन जब मिलके काम कर रहे थे तो 4 दिन में वर्क कंप्लीट होता था। ये जो वर्क है ये एक दिन का वर्क है, तो एक दिन में कितना वर्क हो पाएगा? 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क हो पाएगा। तो 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क ये हो गया और ये आपने निकाला हुआ है वेरिएबल के टर्म में, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। स्टिल फील कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। इसका रीज़न क्या है कि देखो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि 2 लोग मिल चुके हैं, एक तो दोनों की एफिशिएंसी कम है, किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी इसमें मैन की या वुमेन की। तो हमने माना हुआ है कि मैन जो है x डे में काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन में 1/x पार्ट करेगा। लेकिन जब 5 मैन आ जाएंगे तो 5/x पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट होगा एक दिन में। और फिर वुमेन की बात करें तो 2 वुमेन जो है एक दिन में 2/y पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करेंगे। दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में, ये वर्क होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दोनों मिल करके 4 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। दोनों से मतलब है हमारा कि यहाँ पर 5 मैन और 2 वुमेन, मतलब सातों मिल करके 4 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। और ये जो है वर्क, ये आप देख पा रहे हो, ये वर्क है सातों का एक दिन का वर्क, ठीक है। और ये भी सातों का एक दिन का वर्क है ये,
सातों मिल के काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4। सातों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, ठीक है। सेम लॉजिक से ये इक्वेशन बनेगी। अब ये इक्वेशन जो है, अब इसको आपको, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं बेसिकली इसमें एक्स और वाई के टर्म में रिप्लेस करने वाला, मतलब रिड्यूसिबल वाली इक्वेशंस का चैप्टर एक्सरसाइज है ना, तो इसलिए हम इसमें 1/x को u ले लेंगे, 1/y को v ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये इक्वेशन भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आसानी से आप कर सकते हो आगे इक्वेशन को सॉल्व। इसका आंसर वैसे क्या आएगा, जब अच्छा कर ही लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते ही हैं, देखते हैं क्या आएगा। जब 1/x को u ले लेंगे और v ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5u + 2v = 1/4, और दूसरा इक्वेशन आएगा 6u + 3v = 1/3। इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, थर्ड इक्वेशन को 6 से और उसमें से फोर्थ इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना होता है। 30u + 6 से करेंगे तो 12v = 6/4, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 से, तो 30u + 15v = 5/3, और फिर ये आ जाएगा आपके पास, माइनस करेंगे, -3v = 4 3 = 12, 18 - 20 -3v = -2/12, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू, और ये 2 से 6 भी जाएगा, यहाँ पे 2 से 12 पे जाएगा 6 पे, तो ये आ जाएगा 1/18। तो v की वैल्यू आ गई 1/18, और v की वैल्यू 1/18 आएगी, तो u की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1/36 आएगा, और फिर x की वैल्यू 36 एंड y की वैल्यू 18 हो जाएगी। इसका मतलब अकेला आदमी जो है वो उस काम को, एम्ब्रॉयडरी वर्क को 36 डेज में कंप्लीट कर लेगा, और जो वुमेन है, एक औरत जो है वो उसको 18 डेज में कंप्लीट कर लेगी। यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो, मतलब ये डबल एफिशिएंट है, एक वुमेन जो है मैन से डबल एफिशिएंट है, 18 दिन में ही काम को कंप्लीट कर रही है, जबकि मैन जो है वो 36 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। Next question, Rohi travels 300 kilometer her home partly by train, partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. 60 किलोमीटर ट्रेन का मतलब हुआ कि बस से 240 किलोमीटर जाएगी वो, और कह रहा है कि 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाती है तो ऑब्वियसली 200 किलोमीटर बचे हुए जो डिस्टेंस है वो बस से जाना होगा उसे, तो कह रही है 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर टाइम। तो बस और ट्रेन की स्पीड फाइंड करो, तो नेचुरली इसमें हम ट्रेन की स्पीड या बस की स्पीड ले लेंगे x किलोमीटर/आवर, ट्रेन की y किलोमीटर/आवर, और फिर उसके बाद कंपेयर कर देंगे, इक्वेशन फ्रेम करना होगा। तो लेट अस सी कैसे करते हैं। सो स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने x किलोमीटर/आवर ले लिया, बस की स्पीड को y किलोमीटर/आवर ले लिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, तो टाइम कितना लगेगा, ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जितनी देर तक वो ट्रेन में बैठी रहेगी, वो टाइम कितना होगा 60/x। और बस में क्योंकि 240 किलोमीटर बचा हुआ डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी और स्पीड है y किलोमीटर/आवर, तो बस में कितनी देर बैठी रहेगी वो 240/y, और दोनों टाइम मिलाकर के कितना दिया हुआ है 4 आवर्स लगता है उसको जाने में, तो इसका मतलब यही 4 आवर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, देखो ये मेरे ख्याल से 4 के टेबल में जाएगा, तो ये 4 के टेबल में कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा। अच्छा, इसी को सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं, इनफैक्ट इसमें ऐसा हमें करना चाहिए था, 60 डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं ना, इसमें 60 को कॉमन ले लेंगे तो 1/x बचेगा, और फिर 4/y बचेगा = 4, और ये 60 जो है ये इसके डेनोमिनेटर में आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो कितना बचेगा 1/15, यही लिखा हुआ है। सेम लॉजिक से यहाँ 100 को कॉमन ले लेंगे, 100 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 100 1/x + 2/y = 25/600, तो 25/600 1/24 होता है। दो इक्वेशंस आ चुके हैं आपके पास, अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पुटिंग 1/x को आप u ले लेंगे, 1/y को v ले लेंगे, और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे आप, तो आंसर आई थिंक आ जाएगा। वह नहीं तो अगर डायरेक्टली भी आ सकता है, 1 में से 2 को माइनस कर दें अगर हम, तो क्या आएगा देखो ध्यान से, 2/y = 24 × 15, और ऊपर आ जाएगा 9। अब ये कैंसिल हो रहा है, आई थिंक होना चाहिए, 3 3 = 9, 3 5 = 3 से 8 पे जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई 80, है ना, 8 5 = 40, 42 = 80, y की वैल्यू होगी 80, और y की वैल्यू जब 80 आ जाएगी तो इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। आई थिंक x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 60 आएगी, है ना, 60, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 60। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 60 किलोमीटर/आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज़ 80 किलोमीटर/आवर। तो हमें यही फाइंड करना था, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया।